रीबर्थ ऑफ माई क्राउन्ड क्वीन एपिसोड 9। सम्राट सूर्यवंशी इस वक्त अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। जैसे ही वो बाहर आया उसके ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो पीछे आकर बैठ गया। वो अभी कार में बैठा ही था तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आई जिसको सुनकर उसके चेहरे पर भाव बन और बिगड़ रहे थे। वो अब कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, वाओ, ये कि ना आपने करने वाली बात, निहारिका श्रीवास्तव के बारे में और जानकारी चाहिए हमें। उसने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दी पर उसके चेहरे पर अब भी एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट थी। वो अब अपने आप में बोला, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कमजोरी अब बनी है, पर ये निहारिका श्रीवास्तव तो बरसों से कमजोरी रही है तुम्हारी। अब तुम देखते जाओ क्या क्या करते हैं हम। उसकी आंखों में इस वक्त साफ नजर आ रहा था वो आगे के लिए बहुत कुछ सोच चुका था। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी पर सम्राट के दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। उसका पूरा का पूरा ध्यान इस वक्त इन्हीं ख्यालों में गुम था। एक बार फिर से उसने अपना फोन निकाला और कुछ मैसेज टाइप किया। मैसेज भेजते ही उसके लबों पर एक खतरनाक सी स्माइल आ गई। अपनी माँ की बातों को सुन रही निहारिका ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाने के लिए निकल गई। अपनी माँ की कई बातें उसके मन में चल रही थी। रुद्रवीर अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था, वो भी किसी और के साथ। ये बात अंदर ही अंदर से उसे चुभ रही थी। वो इस वक्त कार ड्राइव कर ही रही थी तभी फोन बजा। उसने तुरंत फोन की तरफ देखा। चेहरे पर अचानक खुशी आई थी। उसे लग रहा था शायद रुद्रवीर की कॉल होगी, लेकिन उसके ऑफिस फ्रेंड शालिनी की कॉल थी, जो देखकर निहारिका का चेहरा अपने आप लटक गया और उसने कॉल भी रिसीव नहीं की। निहारिका कार ड्राइव कर रही थी। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वही रात का दृश्य आ रहा था। रुद्रवीर अंबिका के साथ था, इसीलिए उसने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। ये ख्याल आते ही उसे एक बार फिर बेचैनी सी होने लगी। उसने कुछ गहरी सांस लेते हुए अपने आप में ही कहा, माँ सही कह रही थी, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठी थी, मेरी गलती थी है। रुद्र कहीं गलत नहीं था। रुद्रवीर ऑफिस जाने के लिए रेडी था, लेकिन इस वक्त उसकी नजरें अंबिका को ढूंढ रही थी, जो सुबह उससे छूटने के बाद ऐसा भागी कि अब तक उसे नजर ही नहीं आ रही थी। रुद्रवीर फ्रेश होने के लिए गया था तब उसने अंबिका को छोड़ा, और जैसे ही उसने अंबिका को छोड़ा उसके बाद से वो अब तक उसे नजर नहीं आई थी। जब वो नीचे आया तब उसकी नजर अपनी माँ के साथ बैठी अंबिका पर पड़ी और उसे देखते ही एक बार फिर सुबह की सारी बातें याद आई। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। रुद्रवीर भी उधर आने ही लगा था तभी उसका भाई अभिराज बोला, देखिए भैया आ गए। हम कह रहे थे उनका ध्यान अभी इधर ही होगा। उसके इतना कहते ही रुद्रवीर ने उसे घूरा तो वो दांत दिखाते हुए बोला, नहीं भाभी इधर है ना, इसलिए। रुद्रवीर एक बार फिर से उसे घूरने लगा, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हम चल रहे हैं आपके साथ। उसकी बातें सुनकर कनुप्रिया जी हंस दी, जबकि अंबिका अपनी नजरें झुकाए हुए बैठी हुई थी। कनुप्रिया जी ने बेटे की तरफ देखकर कहा, हम सोच रहे थे कि आप दोनों कहीं बाहर घूम कर आ जाते, इसीलिए आप तय कर लीजिए क्या करना है, वरना हम खुद ही टिकट करवा देंगे। अपनी माँ की बात सुनते ही रुद्रवीर ने अंबिका की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए वहीं बैठी हुई थी। उसने अब बहुत आराम से कहा, रहने दीजिए, इस वक्त हमें थोड़ा काम है, जब वक्त मिलेगा हम चले जाएंगे। आप ये सब सोचकर परेशान मत होइए। अंबिका ने जैसे ये सुना उसे एक राहत सी मिली और उसने नजरें उठाई रुद्रवीर से। जैसे उसकी नजरें मिली उसने इशारे से उसे अपने पीछे आने का कहा और वहां से निकल गया। अंबिका झिझकते हुए वहां बैठी थी। वो रुद्रवीर का इशारा समझ गई थी, वो उसे बुला रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहां से उठकर उसके पीछे जाए कैसे। वो अब भी उलझी हुई बैठे थे तभी कनुप्रिया जी ने हंसते हुए कहा, जाए आप इंतजार कर रहे होंगे वो। अंबिका झिझकते उठ गई और वो रुद्रवीर के पीछे चली गई। जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा वो दरवाजे के पास खड़ा था। उसे देखते ही उसने मुंह बनाकर कहा, आप भी ना हमें बहुत तंग कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रवीर ने तुरंत कहा, हमने क्या किया। वो इतना अनजान बन रहा था, जो देखकर अंबिका आंखें छोटी छोटी करके उसे घूर कर बोली, इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है, आप खुद तो इशारा करके आ गए, वहां मासा थी, क्या सोच रही होगी वो, पर आपको क्या, आप तो खुद तो निकल आते हैं। अंबिका इस वक्त इतनी मासूमियत से बात कर रही थी कि उसके चेहरे पर आए भाव देखकर रुद्रवीर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम जा रहे थे, बस आपको बाय बोलना था। हाँ तो बोल देते ना, ऐसे बुलाने की क्या जरूरत थी। पता नहीं मासा क्या सोच रही है, पर आपको ये थोड़ी ना सोचना पड़ता है। अंबिका अभी मुंह बनाए हुए उसे देखी जा रही थी तो रुद्रवीर ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोला, इट्स ओके मासा, कुछ नहीं सोच रही होगी, आपको ज्यादा ही सोच रही है। अंबिका अब झिझकते हुए शांत पड़ गई। रुद्रवीर ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, बाय।
और इतना कहकर उसने हल्के से उसके माथे पर अपने होठों को रखा तो एक बार फिर सुबह की सारी बातें अंबिका को याद आने लगी। उसके चेहरे पर शर्म भारी लाली आने ही लगी थी। तभी रुद्रवीर ने उसके कान के पास आहिस्ता से कहा, हनीमून के बारे में क्या प्लान है, सोच लीजिए, आज का पूरा दिन है आपके पास। इतना कहकर वो उससे दूर हो गया और अंबिका हैरान सी रह गई। उसे तो लगा था उसने मना कर दिया, पर वो यहाँ खुद उसके पीछे पड़ गया था। उसने उसकी तरफ देखा तो रुद्रवीर ने अपनी आंखें दबा दी और वहां से मुस्कुराता हुआ निकल गया। वो वहां से जा चुका था, लेकिन अंबिका की सांस अभी सामान्य नहीं हुई थी। वो गहरी सांस भरते हुए अपने आप में ही बोली, जब हम पहली बार उनसे मिले थे हमें लगता था कितने सीधे हैं, ये एकदम सीधे साधे नजर आते थे, लेकिन अब देखिए इनके तो रंग ही बदलते जा रहे हैं। ये हुकुम सा भी ना बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। रास्ते में रुद्रवीर के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आज की सुबह वाकई बहुत हसीन थी। उसके लिए शादी के बाद ये पहली बार था जस दोनों इतने करीब थे। अंबिका के चेहरे पर आई शर्म और झिझक आज मनाही नहीं थी। उसके करीब आने पर वो उससे दूर नहीं हटी, बल्कि वो शर्मा आ रही थी और उसकी कही वो सारी बातें, उसका परेशान हो जाना, उसकी मासूमियत, ये सब याद करते हुए रुद्रवीर के होठों पर से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं दे रही थी। वह खुश नजर आ रहा था, ये खुशी कुछ अलग ही थी। जयपुर अंडरस्को आज सुमेधा को डॉक्टर के पास जाना था। वो तैयार हो गई थी और जैसे ही वो बाहर आए अवंतिका जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा आज हम नहीं जा पाएंगे, आप चली जाइए। उनके इतना कहते ही उसने मुस्कुराते हुए बहुत ही आराम से जवाब दिया, कोई बात नहीं मासा, हम चले जाएंगे, आप परेशान मत होइए। सुमेधा इतना कहकर वहां से निकल गई। उसके जाते ही अवंतिका जी ने एक लंबी सांस छोड़ी और कुछ वक्त पहले की बात याद आने लगी। जब अभिमन्यु ऑफिस जाने लगा था तब उन्होंने उसे रोक लिया था और उन्होंने उसे कहा था वो खुद सुमेधा को लेकर डॉक्टर के पास जाए, और अपनी मां की बात सुनकर वो रुक भी गया था। सुमेधा बाहर आई और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो सुमेधा ने उसकी तरफ देखा। वो आगे वाला दरवाजा खोल रहा था जो उसके लिए कुछ अजीब था, पर जैसे ही सुमेधा की नजर अंदर बैठे अभिमन्यु पर गई उसके कदम ठहर गए। सामने ड्राइवर था, इसीलिए बिना कुछ कहे वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही अभिमन्यु ने एक नजर उस पर डाली, लेकिन वो बिना कुछ कहे सीट बेल्ट लगाने लगी। अभिमन्यु ने भी अब जब देखा वो सीट बेल्ट लगा चुकी थी तब उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो सामने देखकर ड्राइव कर रहा था और सुमेधा खिड़की से बाहर देखने लगी। अब उसे समझ आ रहा था क्यों अवंतिका जी ने उसके साथ जाने के लिए मना किया था। अभिमन्यु सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। उसने सामने देखते हुए पूछा, कितने महीने हुए? सुमेधा ने उसका ये सवाल सुनते ही अब बाहर देखने की जगह उसकी तरफ देखा और बोली, कमाल है, ये बात आज पूछ रहे हैं। अभिमन्यु अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश करते हुए बोला, कमाल तो ये भी है कि आज आपकी जबान इतना चलने लगी, हालांकि ये पहले चलनी चाहिए थी। सुमेधा ने ये सुनते ही गुस्से से कहा, क्योंकि आपने मुझे डरा कर रखा था। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं कभी भी बोलना बंद नहीं करती, लेकिन आपका वो अंदाज देखकर डर रही थी मैं, और तभी मैंने कुछ नहीं था। आपने कभी बताया क्यों मुझे गलत समझ रहे हैं? नहीं, आपको कुछ बताना नहीं था, आपने अपने मन से सब कुछ डिसाइड कर लिया और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु ने सामने देखते हुए ही कहा, बहुत जल्द सब जान जाएंगी, तब तक चुप रहिए और हम गलत हैं ना आपकी नजरों में अपनी गलती जब एक बार नजर आए तब कुछ कहिएगा। वो एक बार फिर चुप हो गया था और सुमेधा भी गुस्से से सामने देखने लगी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। दोनों के बीच बातें सुलझने की जगह उलझती ही जा रही थी। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर के पास अस्पताल पहुंचे। सुमेधा के चेकअप हुए, उसके बाद वो दोनों आप डॉक्टर के केबिन में उनके पास बैठे हुए थे। सामने बैठी डॉक्टर काफी गंभीर नजर आ रही थी और सुमेधा की तरफ देखकर वो बोली, कॉम्प्लिकेशंस है, आगे चलकर दिक्कत होगी, इसीलिए अभी कह रही हूं आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। उनकी बात सुनते एकदम ही सुमेधा और अभिमन्यु दोनों के चेहरे पर घबराहट आई थी। नजरें एक पल को मिली। डॉक्टर ने गंभीरता से ही एक बार फिर कहा, पहले ही मैंने आपको इसलिए कहा था कि 1 महीने बाद ये चेकअप करवा लीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, आगे चलकर दिक्कत ना हो। उसके लिए कुछ दवाइयां दे रही हूं, उसका ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज को लेकर टेंशन मत लीजिए। अभी स्टार्टिंग के कुछ मंथ तो बहुत ख्याल रखिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। सुमेधा तो शांति थी, लेकिन अभिमन्यु एकदम यह बोल पड़ा, हमारी वाइफ को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर ऐसा है तो आप पहले ही बता दीजिए ताकि। लेकिन तभी डॉक्टर ने उनकी बात को काटते हुए कहा, आप अभी ध्यान रखिए उनका, अगर आगे कोई और कॉम्प्लिकेशंस होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है मैं बताती रहूंगी, टाइम टू टाइम हम इनका चेकअप करते रहेंगे, पता चलता रहेगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अभिमन्यु के चेहरे पर आज एक लंबे समय बाद अपने लिए फिक्र सुमेधा को नजर आई थी। ये इंसान आज फिर वही लगा था जो पहले ये हुआ करता था, जिसने दावा किया था वो उससे प्यार करता है। आज बहुत समय बाद सुमेधा को वो अभिमन्यु नजर आया था। कुछ देर बाद अब वो दोनों वहां से निकल गए। बाहर आते ही अभिमन्यु ने सुमेधा के लिए कार का डोर ओपन किया तो उसने उसकी तरफ देखा। वो बिना किसी भाव के बोला, बैठिए। सुमेधा एक नजर उस पर डालते हुए खामोशी से कार में बैठ गई। अभिमन्यु ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और अब जाकर दूसरी तरफ बैठ गया। दोनों ही शांत थे, डॉक्टर की कही बातों से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थे। सुमेधा कुछ कह नहीं रही थी और अभिमन्यु ये सारी बातें सोच रहा था। अभिमन्यु ने अब सामने देखते हुए ड्राइव करते हुए कहा, और ये बात भी आपको पहले पता होगी पर हमें बताना आपके लिए जरूरी कभी रहा नहीं। सुमेधा जो बाहर देख रही थी उसकी बात सुनकर वो एकदम ही चौंकी और उसने उसकी तरफ देखा। वो तुरंत बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम मासा के साथ आए थे, आप चाहे तो मासा से पूछ सकते हैं। डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने बस बुलाया था और कुछ बात नहीं थी ऐसी। अभिमन्यु ने एक गंभीर नजर उस पर डाली और एक बार फिर खामोश हो गया। तभी उसका फोन बजा, उसके कान में ईयरबड्स लगे हुए थे। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, क्या पता चला? साहब, रणविजय दिल्ली से निकल चुका है, उसके साथ एक लड़की भी है, शायद उसकी शादी होने वाली है, जिसके सिलसिले में वो दिल्ली गया था। अभी तक जितना पता चला है उसके हिसाब से काफी अमीर घर से है लड़की। वो अब वापस आ ही रहा है राजस्थान, तब आप उससे मिल सकते हैं, बाकी की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई जो सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एकदम गंभीरता उतर आई थी। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सुमेधा उसके चेहरे पर आए भाव देख रही थी। कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद उसने कहा, इतना मुश्किल नहीं लगा था मुझे, आपका साथ मानती हूँ, सारी गलती मेरी थी। शुरुआत जो हुई, जो भी गलत किया मैंने किया। नहीं पसंद करती थी मैं आपको, आपका प्यार मुझे समझ नहीं आता था। मैं बहुत आम सी लड़की थी जिसे सच्चाई में जीना पसंद है। मैंने नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आएगा जो मुझे कहेगा कि मैं उसके लिए बहुत मायने रखती हूँ, जो मेरी हैसियत देखकर नहीं सिर्फ मुझे देखकर मुझे चुनेगा। आपने वो सब किया। जब आप और आपके घर वाले मेरे घर आए, मैंने तब भी नहीं सोचा था ये रिश्ता होगा। आप लोगों की हैसियत हमसे बहुत ऊपर थी। मेरी माँ खुश थी, मैं खुश नहीं थी, पर मेरे पास न करने का कोई चारा नहीं था, इसीलिए हाँ की मैंने। आपने मुझे आम से बहुत खास बना दिया। शादी के बाद मैंने आपको मना किया खुद को छूने से, अपने पास आने से, उसके बाद भी आपने मुझे खास रखा, बहुत खास। मैं चाहकर भी ना आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वही हो रहा था, सब ठीक हो रहा था, पर फिर पता नहीं ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आप इतना बदल गए। मैंने थोड़ा वक्त मांगा था, आपने मुझे वो दिया, पर किसी ने कुछ कहा तो आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। आपने मुझसे बात नहीं की, आपने खुद सब सोच लिया। एक बार मुझसे बोलते ना, मैं गलत थी तो मुझसे सवाल करते, पर नहीं, आपके गुस्से के आगे आपको कुछ नहीं दिखा। सुमेधा आज बोलते जा रही थी, शायद वो अपने मन की बात उससे कर रही थी और अभिमन्यु जो सामने देखकर ड्राइव कर रहा था वो बिना उसकी तरफ देखे ही उसकी बात को सुन रहा था। दोनों के बीच वो फासला था, वो खत्म होने का नाम नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी आज वो अपने मन की बात उससे कर रही थी। इस वजह से अभिमन्यु भी शांत होकर उसकी सारी बातों को सुन रहा था। एक पल की चुप्पी के बाद सुमेधा ने फिर से कहा, आपके घर में दादी सा बुआ सा कोई पसंद नहीं करता था मुझे, पर आपने मुझे वो इज्जत, मुझे वो सम्मान दिया था जिसकी वजह से कभी किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि मैं उनकी पसंद नहीं हूँ। आपने मुझे अपने घर में वो जगह दिलाई कि सब मेरा सम्मान कर रहे थे। कुंवर सा आपने ही मुझे सम्मान दिया, आपने ही मुझे इज्जत दिलाई, आपने सब दिया मुझे, लेकिन जब विश्वास की बात आए तब आप खुद ही डगमगा गए। अपने मन की बात मुझे करने की बजाय आपने मेरे चरित्र पर सवाल करना सही समझा, हमारे रिश्ते को बिखर जाने दिया। मैं नहीं जानती आपको किसने क्या कहा, पर मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी शादी रणविजय से होने वाली थी, लेकिन मैं नहीं बता पाई क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि ये बात अब मायने नहीं रखती। बहुत गलत रही थी मैं तब, आपने मुझे एक बार भी गलत नहीं कहा, लेकिन जब मैं सही होने लगी तब आपको मैं इतना गलत लगने लगी। ये सब कहते हुए सुमेधा का गला भर गया था, उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। अभिमन्यु एकदम चुप था। उसके मन में भी इस वक्त बहुत कुछ था, लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर की कही बातें याद आने लगी, इसलिए वो शांत हो गया। उसने खामोशी से गाड़ी रोकी, वो लोग घर तक आ पहुंचे गए थे। अभिमन्यु ने जैसे ही गाड़ी रोकी सुमेधा निकालकर बाहर चली गई। अभिमन्यु भी उसके पीछे आने ही लगा था, लेकिन फिर वो ठहर गया। उसके नजरें जाती हुई सुमेधा पर थी, जिसके चेहरे पर उदासी सब नजर आ रही थी। उसने गुस्से से अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा और सर पीछे सीट से लगाते हुए अपने आप में बोला, नहीं समझ सकते हम, और नहीं आप समझ सकती हैं क्या चल रहे हैं इस वक्त हमारे अंदर।
एक पल की चुप्पी के बाद सुमेधा ने फिर से कहा, आपके घर में दादी सा बुआ सा कोई पसंद नहीं करता था मुझे, पर आपने मुझे वो इज्जत, मुझे वो सम्मान दिया था जिसकी वजह से कभी किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि मैं उनकी पसंद नहीं हूँ। आपने मुझे अपने घर में वो जगह दिलाई कि सब मेरा सम्मान कर रहे थे। कुंवर सा आपने ही मुझे सम्मान दिया, आपने ही मुझे इज्जत दिलाई, आपने सब दिया मुझे, लेकिन जब विश्वास की बात आए तब आप खुद ही डगमगा गए। अपने मन की बात मुझे करने की बजाय आपने मेरे चरित्र पर सवाल करना सही समझा, हमारे रिश्ते को बिखर जाने दिया। मैं नहीं जानती आपको किसने क्या कहा, पर मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी शादी रणविजय से होने वाली थी, लेकिन मैं नहीं बता पाई क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि ये बात अब मायने नहीं रखती। बहुत गलत रही थी मैं तब, आपने मुझे एक बार भी गलत नहीं कहा, लेकिन जब मैं सही होने लगी तब आपको मैं इतना गलत लगने लगी। ये सब कहते हुए सुमेधा का गला भर गया था, उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। अभिमन्यु एकदम चुप था। उसके मन में भी इस वक्त बहुत कुछ था, लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर की कही बातें याद आने लगी, इसलिए वो शांत हो गया। उसने खामोशी से गाड़ी रोकी, वो लोग घर तक आ पहुंचे गए थे। अभिमन्यु ने जैसे ही गाड़ी रोकी सुमेधा निकालकर बाहर चली गई। अभिमन्यु भी उसके पीछे आने ही लगा था, लेकिन फिर वो ठहर गया। उसके नजरें जाती हुई सुमेधा पर थी, जिसके चेहरे पर उदासी सब नजर आ रही थी। उसने गुस्से से अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा और सर पीछे सीट से लगाते हुए अपने आप में बोला, नहीं समझ सकते हम, और नहीं आप समझ सकती हैं क्या चल रहे हैं इस वक्त हमारे अंदर। अभिमन्यु और वहां से निकल गया। वो ऑफिस जाने के लिए निकल चुका था, पर रास्ते पर एक तरफ सुमेधा की बातें दिमाग में आ रही थी, एक तरफ डॉक्टर की बातें, और भी बहुत कुछ था इस वक्त उसके दिमाग में जो सिर्फ उस तक था। वो जैसे ही ऑफिस पहुंच अपने केबिन में आते ही उसकी नजर अपने पापा पर पड़ी। कृष्णकांत जी वहां बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही अभिमन्यु आया उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या सुनने में है हमें आप अब तक रुद्रवीर के बारे में पता लगवा रहे हैं? रुद्रवीर का नाम आते ही अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, बाबा सा आपके मन से सवाल हट गए, आपके मन में कोई सवाल नहीं है उनको लेकर, पर हमारे मन में अभी बहुत कुछ है। आप किसी पर इस तरह आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, पर हम नहीं, और यहाँ बात हमारी बहन की है, हम उनका भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसकी बात सुनते ही कृष्णकांत जी में परेशान से अंदाज में कहा, और क्या होगा जब आपकी बहन को पता चलेगा कि आप ये सब सोच रहे हैं, सोचा है इस बारे में? अभिमन्यु शांत पड़ गया। एक बार फिर उसे अंबिका की बातें याद आने लगी, अंबिका उस पर यकीन करती थी। अभिमन्यु को शांत देखकर उसके पिता कृष्णकांत जी ने एक बार फिर उसे समझाते हुए कहा, अभिमन्यु बात को समझा भी जाता है, उसके बाद कुछ रिएक्ट करिए। आप कोई बात समझना ही नहीं चाहते, अब वो आपकी बहन के पति हैं, इस तरफ पर बेवजह शक करके उनके रिश्तों को खराब मत कीजिए। अगर कुछ होगा तो हम हैं, संभाल लेंगे अंबिका को, और वैसे भी रुद्रवीर आए थे, मिले हम उनसे, खुश है हमारी बेटी उनके साथ, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए आपको समझा रहे हैं, अभी भी वक्त संभल जाइए। अभिमन्यु को अपने बाबा सा की बातें सही लगती थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाया, और उसकी नजरें झुकी हुई थी, जो देखकर कृष्णकांत जी ने उसका कंधे पर हाथ रखकर कहा, आजकल आप बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, हमें काम से ज्यादा पता नहीं क्या करते रहते, थोड़ा आराम कीजिए। कृष्णकांत जी उसे समझाकर वहां से जा चुके थे, पर अपने पापा की बातें अभी उसके दिमाग में चल रही थी। वो अपनी चेयर पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। निहारिका ऑफिस आ चुकी थी, वो इस वक्त अपने काम में लगी हुई थी, उसके साथ ही उसकी दोस्त शालिनी सामने चेयर पर बैठी हुई थी और वो उसे देखे जा रही थी। निहारिका जो काम में लगी हुई थी उसे देखकर शालिनी ने मुंह बनाकर कहा, अरे भाई खाना खा ले, भूख लग रही है मुझे। तुम खा लो, मैं आती हूँ, मुझे अभी काम है। निहारिका ने लैपटॉप में देखते हुए जवाब दिया, जो देखकर शालिनी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये तुम्हारा ना मुझे समझ नहीं आता कब क्या करती हो। बस अपने एक ही दोस्त के लिए टाइम है तुम्हारे पास। उसके इतना कहते ही निहारिका का ध्यान एक बार फिर रुद्रवीर पर गया और उसके हाथ रुक गए। आज सुबह से रुद्रवीर ने अब तक उसे कॉल नहीं की थी, ये सोचकर वो पूरी तरह से खामोश हो गई थी। तभी शालिनी ने उसका लैपटॉप बंद करते हुए कहा, गुड गर्ल अब चुपचाप चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर वो लगभग खींचते हुए उसे वहां से लेकर चली गई, पर निहारिका के दिमाग में अभी सिर्फ ख्याल था, और वो था रुद्रवीर का ख्याल। रुद्रवीर अपने काम में लगा हुआ था। वो अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। आवाज सुनते ही उसने उसे तरफ देखा तो सामने उसका मैनेजर था। उसने अंदर आने का इशारा किया। वो गंभीरता से बोला, सर मिस्टर राय ने अपने शेयर सम्राट सूर्यवंशी को दे दिए। इतना सुनते ही रुद्रवीर को हैरानी हुई, तभी उसका मैनेजर आगे बोला, सम्राट सूर्यवंशी आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। रुद्रवीर ने ये सुनकर कुछ सोचा, उसके बाद वो बोला,
अच्छा ठीक है, आप दे दीजिए, कल की डेट मिलते हैं कल। उसका मैनेजर वहां से चला गया, पर वो इसी बारे में सोच रहा था। सम्राट सूर्यवंशी इन दिनों उसके टच में बिल्कुल नहीं था। वो अचानक उसके साथ क्यों काम करना चाह रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो तो उससे नफरत कर रहा था, उससे बदला लेने की बात कर रहा था, लेकिन अब उससे मिलने का कह रहा था। ये बात रुद्रवीर को कुछ समझ नहीं आई। उसने सर झटकते हुए अपने आप में कहा, लगता है दिमाग खराब हो गया उनका, पर कोई बात नहीं, ऐसे खराब दिमाग को ठीक करना बहुत अच्छे से आता है हमें। अभिमन्यु अपने आदमी से रणविजय के बारे में पता लगवा रहा था, और उसे जहां तक पता चला था आज रात को वो आने वाला था, मतलब कल वो उससे मिल सकता था। ये ख्याल लिए वो कुछ निश्चित था, शायद अब कुछ बातें सुलझ जाए। रणविजय से मिलने के ख्याल के साथ ही वो घर आया। अवंतिका जी ने जब बेटे को दिखा तो सुमेधा का सुबह से चुप रहना, उसकी उदासी याद आ गई, और वो उसके पास आए। अपनी मां को देखकर अभिमन्यु भी ठहर गया था। अवंतिका जी ने उसकी तरफ देखकर बहुत ही गंभीरता से कहा, अभिमन्यु, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कुछ गलत करेंगे तो हम आपके खिलाफ रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। अपनी माँ की बातें सुनकर वो समझ गया था वो उसे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। उसने अब बिना किसी भाव के सपाट लहजे में कहा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं माँ सा, आप चाहे तो अपनी बहू से पूछ सकती है, उनको अपनी जिंदगी में लाने का फैसला हमारा था। परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा ऐसा जिससे कुछ गलत हो। अभिमन्यु इतना कहकर आगे बढ़ गया, पर अवंतिका उसे जाते हुए देखते रह गई। उनको समझ नहीं आ रहा था उनके बेटे को हो क्या गया था। पहले जब वो इस रिश्ते के हित में नहीं थे तब वो सुमधा से शादी करना चाहता था, और अब जब सब ठीक चल रहा था तो उसका व्यवहार उसके प्रति एकदम बदल गया था। ऐसा क्यों हो रहा था? अभिमन्यु कमरे में आया और उसने आते ही सबसे पहले सुमेधा को देखा। वो गुमसुम सी बैठी हुई थी, जो देखकर एक बार फिर डॉक्टर की बातें उससे याद आने लगी, और वो चिढ़ता हुआ अपने आप में बोला, एक तो हमें समझ नहीं आता है इनको कैसे समझाया जाए। उसके आने की आवाज सुनकर सुमेधा ने एक नजर उस पर डाली थी, लेकिन उसके बाद वो वापस उसी तरह बैठ गई, जो देखकर अभिमन्यु ने कहा, आज सर में बहुत दर्द है, आप खुद एक कप चाय बनाकर लाएंगी। सुमेधा ने ये सुना तो एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही पल बिना कुछ कहे वो खामोशी से कमरे से निकल गई। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेकर सर झटकते हुए अपने आप में ही कहा, और फिर सब हमें कहते हैं हम कुछ नहीं समझ रहे, इनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। थोड़ी ही देर में वो कपड़े बदल कर आया और सोफे पर आकर बैठ गया। सुमेधा के आने के इंतजार के साथ साथ उसके जहन में डॉक्टर की बातें चल रही थी। वो अपनी सोच में गुम था, तभी सुमेधा चाय का कप लिए वहां आ गई। उसने ट्रे रखा और वो जाने लगी थी, तभी अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़ ली। सुमेधा ने एक चौंकती हुई नजर के साथ उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु ने नजरें उठाए। जैसे ही दोनों की नजर मिली वो बोला, साथ बैठिए। उसके कहे इन दो शब्दों ने सुमेधा की हैरानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वो उसे देख रही थी। अभिमन्यु ने उसका दूसरा हाथ भी थाम लिया। उसने अब सुमेधा को अपने पास बैठाया। वो उसे देख रही थी। अभिमन्यु ने एक हाथ उसके हाथ से हटा दिया, पर दूसरा हाथ अब भी सुमेधा की कलाई पर था। वो उसके करीब बैठी उसकी ओर देख रही थी। अभिमन्यु ने कुछ पल तक खामोश रहने के बाद कहा, इतना हक नहीं दिया आपने कभी कि आराम से आपसे की जा सके। मानते हैं हमारे बीच रिश्ता ऐसा नहीं रहा कि खुलकर कुछ कह सके, पर आप। वो अब बोलते बोलते रुक गया। सुमेधा ने नासमझी से उसे देखा। वो समझ नहीं पा रही थी उसकी बातों का मतलब। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर एक बार फिर से कहा, आपसे बात करने की कोशिश की थी हमने, जब किसी अजनबी ने आकर हमें कहा कि वो हमारी पत्नी की जिंदगी में है। हमने गिरेबान पकड़ लिया था उस अनजान इंसान का, और आप पर से हमारा यकीन खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास वो तस्वीरें थी। वो भी झुठला देते, पर एक बात समझ नहीं आई हमें, हमारी पत्नी जो हमें खुद को हाथ लगाने पर हमें रोक सकती है, वो किसी और की बाहों में कैसे आ सकती थी। वो तस्वीर झूठी नहीं थी, चेक किया हमने। अभिमन्यु की बात सुनकर सुमेधा के तो जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो हैरान होकर उसे देख रही थी। अभिमन्यु ने एक बार फिर से कहा, नहीं अब ये नहीं कहेंगे कि आप पर यकीन हुआ, गुस्सा आया हमें और यकीन भी टूटा। हाँ, बात करनी थी और आए भी हम आपसे बात करने उस रात, बिना हमें बताए अपने घर जा रही थी आप। वो शख्स जो आपको खुद से जोड़ रहा था, उसने यही तो कहा था उसके पास आने के लिए बार बार अपने घर जाती है आप। सुमेधा चौंक उठी। उसने सोचा भी नहीं था अभिमन्यु के मन में ये बात थी। वो बस हैरान होकर उसे देख रही थी, और अब पुरानी एक बात उसके जहन में आई जो उसकी आंखों में आंसू ले आई थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। चाय की घूंट मुंह में भरकर अभिमन्यु ने उस तरफ देखा। सुमेधा को शांत देखकर उसे अपने अंदर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। चाय का कप वापस टेबल पर रखकर वो उठकर खड़ा हो गया। सुमेधा का कुछ ना कहना उसे बुरी तरह से परेशान कर रहा था। अभिमन्यु अपनी बेचैनी छिपाते हुए वहां से चला गया।
उसके दिमाग में अब भी वो पुरानी बातें आ रही थी। सुमेधा और उसकी शादी हो गई थी पर वो कुछ हिचकिचा जाती थी। अभिमन्यु समझ रहा था उसे वक्त चाहिए था, उसके अलावा सब ठीक था घर में, बाकी सबका व्यवहार भी उसके साथ अच्छा था। अभिमन्यु और सुमेधा साथ में एक नई जिंदगी बिताने वाले थे जिसको लेकर अभिमन्यु जितना खुश था उतनी ही बेअसर शायद सुमेधा थी। वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अभिमन्यु अपनी ओर से सुमेधा को कंफर्टेबल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आज अपने काम के सिलसिले में वो उदयपुर आया था। फ्री होकर अभिमन्यु रात को ठहरने के लिए एक होटल में आ गया। वो जैसे ही अपने कमरे में आकर राहत की सांस ले रहा था तभी एक आवाज आई। ये आवाज सुनते ही उसने सामने देखा, शायद होटल स्टाफ होकर ये सोचकर अभिमन्यु ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी थी। वो उसे जानता नहीं था इसलिए उसने नासमझी से कहा, एक्सक्यूज मी। सामने खड़ा वो आदमी कुछ लिफाफे आगे करते हुए बेशर्मी से बोला, ये तोहफा। अभिमन्यु उसे जानता तक नहीं था और ये इंसान सामने से उसे गिफ्ट देने की बात कर रहा था। ये बात उसे खुद को अजीब लगी। वो आदमी अब बेशर्मी से अंदर आते हुए बोला, माई सेल्फ रणविजय चौहान। अभिमन्यु उसके इस तरह की हरकत देखकर उसे घूरता हुआ बोला, जो भी हो निकलो यहां से। लेकिन उसकी बातों को अनसुना करते हुए रणविजय सामने आकर सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। वो लिफाफे की तरफ इशारा करके बोला, देखो बहुत जरूरी है। अभिमन्यु दांत पीसते हुए उसे घूर रहा था। उसकी ये हरकतें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी पर उसने अब वो लिफाफा देखा और जैसे ही उससे तस्वीर निकली आंखें फटी की फटी रह गई। सुमेधा उसकी बाहों में थी। वो हैरान था लेकिन अगले ही पल गुस्से से अभिमन्यु ने रणविजय की कॉलर पकड़ ली। वो गुस्से से बोला, क्या बेहूदगी है ये। उसने दो गुस्से में 2-4 थप्पड़ तक उसे रसीद कर दिया था मगर रणविजय अब भी बेशर्मी से हंस रहा था। अपनी कॉलर उससे छुड़ाते हुए उसने बेशर्मी से ही कहा, मेरी हुआ करती थी, वो कभी शादी तक बात नहीं जाने दी, ऐसी ही लड़की है। सुना तुमसे शादी हो गई तो हमदर्दी हो रही थी इसलिए सोचा सच बता दूं। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने एक बार फिर से उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो गुस्से से उसे घूरता जा रहा था तभी रणविजय ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, तेरी जिंदगी में नहीं रहना चाहती वो तब भी इतना बिलबिला रहा है। अपनी बीवी की हकीकत अपनी आंखों से देख लेना। अब तक 2 महीने नहीं हुए तुम्हारी शादी को 4 बार मायके आए हैं, वो भी सिर्फ मुझसे मिलने। अभिमन्यु की पकड़ अपने आप उसके कॉलर पर से छूट गई। रणविजय ने शक का बीज डाल दिया था, उसके बाद वो वहां से निकल गया। अभिमन्यु सारी बातें जोड़ तोड़कर देख रहा था तभी नजर जमीन पर बिखरी उन तस्वीरों पर पड़ा जो देखकर उसका तो जैसे खून ही खोलने लगा था। इसी के साथ अभिमन्यु घर लौटा था। दिमाग में शक भी था लेकिन उसने उससे बात करने का सोचा था। देर रात गए वो अपने कमरे की तरफ आ रहा था पर कुछ आवाज सुनकर उसके कदम ठहर गए। अंदर से सुमेधा की आवाज आ रही थी, मैं आ रही हूं, बस तुम शांत रहो। अभिमन्यु जो उससे बात करने आया था, जिसे अब तक पूरी तरह से रणविजय की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, वो सुमेधा की बात सुनकर ठहर गया। अब उसके अंदर अगर कुछ बचा था तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। उसने कुछ कहे बिना अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। फ्लैशबैक एंड अंडरस्कोर अभिमन्यु यही पुरानी बातें सोचता हुआ बालकनी में आकर खड़ा हो गया था। उसने कोशिश की थी पर सुमेधा ने कोई कोशिश नहीं की थी। अभिमन्यु को ये सारी बातें बुरी तरह से परेशान कर रही थी। अब तक वो कह रही थी उसने उसे कुछ नहीं बताया, पर आज जब उसने सब बताया उसके बाद भी उसने क्या किया। वो चुप थी। एक बार फिर से अभिमन्यु को गुस्सा आने लगा था लेकिन इस वक्त उसने किसी तरह से अपना गुस्सा काबू कर रखा था। थोड़े ही पल बीते थे, नौकर उनको खाने के लिए बुलाने आया। सुमेधा जिस तरह से बैठी हुई थी वो उसी तरह से बैठी रही मगर अभिमन्यु अब कमरे से निकल गया। अभिमन्यु यही पुरानी बातें सोचता हुआ बालकनी में आकर खड़ा हो गया था। उसने कोशिश की थी पर सुमेधा ने कोई कोशिश नहीं की थी। अभिमन्यु को ये सारी बातें बुरी तरह से परेशान कर रही थी। अब तक वो कह रही थी उसने उसे कुछ नहीं बताया, पर आज जब उसने सब बताया उसके बाद भी उसने क्या किया। वो चुप थी। एक बार फिर से अभिमन्यु को गुस्सा आने लगा था लेकिन इस वक्त उसने किसी तरह से अपना गुस्सा काबू कर रखा था। थोड़े ही पल बीते थे, नौकर उनको खाने के लिए बुलाने आया। सुमेधा जिस तरह से बैठी हुई थी वो उसी तरह से बैठी रही मगर अभिमन्यु अब कमरे से निकल गया। खाना खाकर जब अभिमन्यु वापस अपने कमरे में आया उसने देखा सुमेधा अब भी सोफे पर उसी तरह से बैठी हुई थी जिस तरह से वो उसके जाने से पहले बैठी हुई थी। उसके सामने ही टेबल पर खाने की थाली रखी थी जो देखकर अभिमन्यु एक बार फिर से चिढ़ने लगा। सुमेधा इस तरह से बूथ बनी बैठी हुई थी खाने की थाली की तरफ, मानो उसने देखा भी नहीं। उसको इस तरह से देखकर अभिमन्यु को फिर गुस्सा आने लगा। उसने उसे नजरअंदाज करना चाहा। वो पलंग पर आकर बैठ गया।
अभिमन्यु जो सुमेधा को इग्नोर करने की कोशिश में लगा हुआ था, उसकी नजर एक बार फिर से उस पर गई। वो अब भी उसी तरह गुमसुम सी बैठी हुई नजर आ रही थी। उसको इस तरह से देखकर उससे अब शांत नहीं रहा था। वो उठकर उसकी तरफ आता हुआ बोला, क्या जताना चाह रही है आप? नहीं पड़ता हमें फर्क आपसे, पर इस वक्त आपकी हालत नहीं है ऐसी जो खाने पर बेवजह का गुस्सा दिखा रही है आप। सुमेधा जो इतनी देर से बूथ बनी हुई बैठी थी, वो अब उसकी आवाज सुनकर एकदम होश में आई। उसने आंखें उठाकर एक नजर उसे देखा, फिर उसने टेबल पर रखे खाने की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वो पानी का ग्लास उठाने लगी, पर उसका हाथ इस वक्त बुरी तरह से कांप रहा था। अभिमन्यु जो लगातार उसे देख रहा था, ये देखकर उसने तुरंत झुककर ग्लास पकड़ा। सुमेधा के हाथ से अभी ग्लास छूटने ही वाला था, तब तक वो अभिमन्यु ने थाम लिया। उसकी ओर देखते हुए उसने पानी का ग्लास उसके मुंह से लगाया। सुमेधा ने एक घूंट पानी मुंह में भरकर दूसरी तरफ नजर कर ली। अभिमन्यु उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और परेशानी नजर आ रही थी, जो देखकर उसने कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। सुमेधा खामोश सी गुमसुम नजर आ रही थी। अभिमन्यु ने खाने का एक निवाला उसकी ओर बढ़ाया। वो अब भी उसी तरह बैठी रही, जो देखकर वो बोला, ये है आपका अंदाज? फिर हमें कहा जा रहा था, हमें आपसे बात करनी चाहिए थी। सुमेधा की आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु ने अपना हाथ देखा, वो अब भी वो निवाला लिए बैठा था, पर सुमेधा ने अपना मुंह नहीं खोला। वापस प्लेट में खाने का निवाला धरते हुए अभिमन्यु ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, आप पर हक जताए ऐसा रिश्ता नहीं है, पर इस वक्त आपके अंदर हमारी औलाद सांसें ले रही है, तो ख्याल रखिए अपना। अभिमन्यु की बात सुनकर सुमेधा चुपचाप खाना खाने लगी। वो जो चाहता था वो कुछ तो कहे, एक बार फिर से उसका चुप हो जाना उसको गुस्सा दिलाने लगा। उसके मन में भी तो बहुत कुछ था, उसके बाद भी अगर वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही थी? सुमेधा को वही छोड़कर अभिमन्यु पलंग पर आकर बैठ गया। उसका ध्यान सुमेधा पर ही थी, लेकिन वो तो ना जाने कहां गुम थी। अभी एक दिन पहले तक वो इतना कुछ कह रही थी, मगर आज जब उसने सब बताया तब वो इस तरह से चुप हो गई थी। खाना खाकर सुमेधा चुपचाप अपनी जगह पर आकर लेट गई। उसको नींद तो जैसे आ ही नहीं रही थी। अभिमन्यु की कही सारी बातें दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभिमन्यु अपनी जगह पर बैठा था, वो उसके कुछ कहने के इंतजार कर रहा था, लेकिन अब यकीन हो गया था वो कुछ नहीं कहेगी। अभिमन्यु को गुस्सा आने लगा। उसने किसी तरह से अपने गुस्से को दबाया। एकदम ही अब उसे सुमेधा की दवाई का ख्याल आया। साइड टेबल से मेडिसिन बॉक्स निकालकर उसने दवाई निकालते हुए कहा, दवाई ले लीजिए। सुमेधा ये सुनते ही उठकर बैठी। अभिमन्यु ने जब दवाई निकालकर उसके हाथ में थमाई, सुमेधा ने बिना कुछ कहे वो दवाई मुंह में डाली। उसके दवाई लेते ही अभिमन्यु ने कहा, ऐसा क्या कह दिया हमने जो इस तरह से रिएक्ट कर रही है आप? कल तक बहुत सारी चीजें थी आपके पास कहने के लिए, अब जब चाहते हैं आप कुछ कहे तब आपको कुछ कहना ही नहीं है। सुमेधा उसकी बात सुनकर कुछ कह नहीं पाई, पर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अभिमन्यु अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर और जबान एकदम खामोश देखकर अब उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, जब इसी तरह खामोश रहना था तो बार बार क्यों कह रही थी आप वो सब? अभिमन्यु की बात सुनकर अब की बार सुमेधा की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों तक आ गए। उसको इस तरह आंसू बहाते देखकर अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए अपना गुस्सा दबाया और तेज कदमों से उठकर जाने लगा। वो पलंग से उतरा ही था, तभी सुमेधा की आवाज आई, हमारी बात पर यकीन करेंगे आप? अभिमन्यु जो जाने लगा था वो ठहर गया। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा तो पाया सुमेधा की आंखों में बहुत सारे आंसू भरे हुए थे। वो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। सुमेधा ने अभिमन्यु की तरफ देखकर एक बार फिर से कहा, हमारे बाबूजी की मौत बहुत पहले हो गई थी। वो रणविजय के पिताजी के यहाँ काम करते थे। घर की जरूरतों के लिए काफी कर्जा हो गया था उनका। बाबूजी के जाने के बाद माँ उनके यहाँ काम करती थी, घर चल रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद घर पर आसपास के बच्चों को पढ़ाने लगी, पर माँ को मेरी शादी की फिक्र थी। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी तो वो अपना फर्ज पूरा कर लेना चाहती थी। अभिमन्यु उसकी बात सुन रहा था। सुमेधा ने एक पल की चुप्पी के बाद फिर से कहा, रणविजय की नजर कब मुझ पर थी मुझे पता नहीं, पर उसने माँ से मुझसे शादी की बात की। माँ खुश थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाएगी, पर जब मैं रणविजय से मिली उसकी नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं मना कर चुकी थी, उसके बाद वो पीछे पड़ गया था मेरे, जिसके बदले उसे सबक सिखाना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। उसका अहंकार टूटा था, इसलिए एक दिन मुझे वो जबरदस्ती घर में घुसा था। उसने जबरदस्ती की थी, वीडियो ली, क्या क्या किया नहीं पता मुझे, मैं होश में नहीं थी तब माँ आ गई, बचा लिया उन्होंने। उसके बाद माँ की मेरी शादी की और जल्दी हो गई। मैंने अपने बाबूजी का प्यार नहीं देखा, मेरा कोई भाई नहीं था।
मैंने मर्द का एक रूप रणविजय के रूप में देखा, इसलिए आपका अंदाज मुझे शक में डाल गया। अभिमन्यु को हैरानी का झटका लगा, वो अपलक उसे देख रहा था। सुमेधा के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी तकलीफ नजर आ रही थी। उसने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, सुंदरता या दिखावे से होने वाला प्यार नहीं समझ आता मुझे। आपने मुझे जाना नहीं तब आपको प्यार था मुझसे, पर मेरे अंदर डर था, तभी आपको पहले दिन ही कहा मत छुए मुझे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं अपने आप को बदलने में यकीन नहीं रखती, पर मैंने कोशिश की। मैं माँ से मिलने गई थी, ना कि रणविजय से, और उस दिन मैं अचानक इसलिए जा रही थी क्योंकि मेरी माँ को चोट आई थी, पर उसके बाद से आपने मुझे जाने नहीं दिया। आपको मुझ पर यकीन नहीं था, आपने जो देखा वो सही था, पर मैं अपनी मर्जी से उसकी बाहों में नहीं गई थी। मैंने कहा आपको कि मुझे वक्त चाहिए, तब आपको बुरा लगा तो कहते मुझे। क्या कमी की मैंने इस रिश्ते में? हाँ, आपका प्यार नहीं समझ आया मुझे, पर मैंने बाकी सब किया। आपको बता देना चाहिए, लेकिन मुझे आपने कहा था आपको कभी पछतावा नहीं होगा, आप समझेंगे। वो बोलते बोलते अब चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे जिनको उसने जो पल में पोंछ लिया। अभिमन्यु हैरान था, उसकी आंखों में दर्द था जो साफ बयां कर रहा था, वो झूठ नहीं बोल रही थी। सुमेधा ने अपने आंसुओं को पूरी तरह से पोंछकर अब हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम पर यकीन करना ना करना आपकी मर्जी, मानते हैं आपके साथ गलत रहे हम, पर हमारा चरित्र खराब नहीं। एक अनजान आदमी ने आपसे क्या क्या कहा, क्या क्या दिखाया ये तो नहीं पता हमें, पर हमने जो कहा उसका सबूत नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ, एक मर्द आपसे पहले छू चुका है, हमें ये बात नहीं बर्दाश्त, तो छोड़ दीजिए हमें। अपने आप को और अपने बच्चे को संभाल लेंगे हम। अभिमन्यु ने ये सुनते ही कहा, इतनी जरूरी बात हमें पता नहीं होनी चाहिए थी। ये सवाल सुनकर सुमेधा ने उसकी ओर देखकर कहा, होनी चाहिए थी कुंवर साहब, पर आपने कहा था आपके लिए सिर्फ हम मायने रखते हैं, बाकी कोई बात नहीं। आपके विश्वास पर तो हम खुद इस अतीत को भूला चुके थे। सुमेधा की बातें सुनकर वो समझ ही नहीं पा रहा था वो क्या कहें। रणविजय की बात सुनकर बिना अपनी पत्नी की कोई बात सुने उसने अपना और उसका रिश्ता खराब कर लिया। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। जोधपुर अंडरस्को ऑफिस से आने के बाद आज रुद्रवीर अंबिका को गाड़ी में बैठाकर उसके साथ निकल गया। अंबिका बार बार उससे पूछ रही थी, मगर वो कुछ बता ही नहीं रहा था। उसने अब मुंह बना लिया। रुद्रवीर उसे देखता हुआ अब मुस्कुराकर बोला, आप तो नाराज होने लगी, एक्चुअली निहारिका की माँ आपसे मिलना चाह रही थी। आंटी ने डिनर अरेंज किया, हम मना नहीं कर पाए। निहारिका के घर जाने की बात सुनकर एक पल के लिए अंबिका की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, लेकिन रुद्रवीर के सामने उसने जताया नहीं। वो शांत सी ही बैठी रही। कुछ देर बाद अब वो दोनों वहां पहुंचे। अंबिका ने दरवाजे पर उसकी मां पुष्पा जी को देखा तो हाथ जोड़ते हुए बोली, प्रणाम। पुष्पा जी की नजर उस पर आकर ठहर गई। खूबसूरती और विनम्रता की मूरत लग रही थी वो, और रुद्रवीर के साथ तो ऐसे जच रही थी जैसे दोनों को बनाया ही एक दूसरे के लिए गया हो। पुष्पा जी ने प्यार से कहा, अंदर आओ ना। रुद्रवीर अंबिका के साथ अंदर आ गया। हॉल में वो दोनों बैठे तो पुष्पा जी ने निहारिका को आवाज दी, निहारिका आ जाओ। इतना कहकर अब वो अंबिका की तरफ देखकर बोली, वो तो किचन में कब से लगी है। रुद्रवीर ने अंबिका को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आंटी को हम बहुत सालों से जानते हैं और अपने घर से ज्यादा वक्त शायद हमने यही गुजारा है। पुष्पा जी मुस्कुराते हुए उसकी बात में हामी भर रही थी। कुछ ही देर में निहारिका आई। रुद्रवीर और अंबिका को एक साथ देखकर एक पल के लिए कदम ठहर गए, पर फिर वो आगे आकर बोली, आ गए तुम दोनों। वो मुस्कुराकर अंबिका से मिली थी तो अंबिका भी बदले में मुस्कुरा दी थी। रुद्रवीर के पास आकर कॉफी मग बढ़ाए हुए निहारिका ने कहा, तुम्हारे लिए खुद डिनर बनाया मैंने, तुम्हारे फेवरेट डिश के साथ बेसन का हलवा भी। रुद्रवीर मुस्कुरा दिया। निहारिका उसके पास ही आकर बैठ गई। रुद्रवीर उससे बात कर रहा था, पर रह रहकर वो अंबिका को जरूर देख लेता। अंबिका हल्की सी मुस्कान लिए उसे देखती तो वो निश्चित हो जाता। निहारिका ये नोटिस कर रही थी। उसने अब उठते हुए कहा, मैं डिनर लगाती हूँ। उसकी माँ पुष्पा जी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। पुष्पा जी जैसे ही उठी, रुद्रवीर ने अंबिका की तरफ देखकर कहा, आप कंफर्टेबल है ना? जी, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप, अंबिका ने जवाब दिया तो रुद्रवीर उसका हाथ थामते हुए बोला, थैंक यू। वो अब उसी तरह से उसका हाथ थामे डाइनिंग एरिया में आया जहां निहारिका खाना लगा रही थी। उन दोनों को देखकर उसने स्माइल की, पर उसकी नजर तो उनके हाथ पर ठहर गई थी। अंबिका के बैठते ही रुद्रवीर उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। पुष्पा जी ने अंबिका की थाली परोसते हुए कहा, रुद्र बहुत प्यारी बीवी मिली है तुम्हें, आज के दौर में भी इतनी शांत और प्यारी तो बहुत है, बस कद्र करते रहना। बिल्कुल वो तो बनता है आंटी।
रुद्रवीर ने फौरन जवाब दिया था। उसका जवाब सुनकर पुष्पा जी के साथ साथ निहारिका भी मुस्कुरा दी। अंबिका के साथ रुद्रवीर को खुश देखकर पुष्पा जी को अच्छा लग रहा था, पर वो रह रहकर अपनी बेटी को देख रही थी। निहारिका अपनी मां के पास बैठी हुई थी, पर ध्यान रुद्रवीर और अंबिका पर ही था। अंबिका ने धीरे से कुछ कहा था, जो सुनने के लिए रुद्रवीर ने अपना कान उसके करीब किया और फिर उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठा था। निहारिका ये सब देखकर अब वहां से उठी। वो जैसे ही उठी, रुद्रवीर ने कहा, तुम कहाँ चली? उसकी आवाज सुनते ही निहारिका ठहर गई। अगले ही पल उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आती हूँ। रुद्रवीर शांत हो गया। तभी पुष्पा जी ने कहा, अंबिका बेटा, अब तुम आ गई हो तो मेरी मदद करना। उनकी ये बात सुनकर अंबिका ने नासमझी से उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, अब इस लड़की को मनाना है शादी के लिए। ये सुनते ही अंबिका ने निहारिका की तरफ देखा, जो अपनी मां की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई थी, और रुद्रवीर ने ये सुनते ही कहा, आंटी, इसने फिक्स कर रखा है, ये अपनी लाइफ में तब तक शादी नहीं करने वाली जब तक इसे ऐसा इंसान ना मिल जाए जो इसके कहने पर दिन को रात कहे। रुद्रवीर ये कहकर हंस दिया था। पुष्पा जी भी मुस्कुरा दी, पर निहारिका कुछ नाराज सी नजर से रुद्रवीर को देखने लगी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा भाई, नाराज नहीं हो, पर सच कह रहे हैं, जैसा तुम अपने प्रिंस चार्मिंग ढूंढ रही हो वैसे परफेक्ट इंसान होते ही नहीं है। निहारिका ने चिढ़कर उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, और खुद जो भाषण देते थे शादी करके किसी अजनबी को अचानक अपनी जिंदगी में इतनी अहम जगह देना कुछ अजीब है। खुद कैसे 2 दिन में फैसला कर लिया शादी का? ये सुनते ही रुद्रवीर ने अंबिका की ओर देखा। एक बार फिर से अपनी और उसकी पहली मुलाकात याद आने के साथ साथ उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ कहते थे, क्योंकि था वाकई अजीब था हमारे लिए, पर फिर हम इनसे मिले, सब कुछ धरा का धरा रह गया और हमारा फैसला हो गया शादी करने का। अभी 15-20 दिन हुए हैं, पर लगता ही नहीं कोई अजनबी है। जब इंसान को अपना मनपसंद इंसान मिल जाता है तो सब बदल जाता है। रुद्रवीर ने अनजाने तौर पर ही सही अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। अंबिका ने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। निहारिका को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ, पर उसने इस वक्त एकदम बखूबी खुद को मुस्कुराते हुए खड़ा कर रखा था। पुष्पा जी बेटी की हालत समझ रही थी। वो मन ही मन में बोली, बहुत जरूरी था ये। निहारिका को समझना होगा, रुद्र की जिंदगी में कोई है जिसे वो सबसे ऊंचा दर्जा देगा। अंबिका और रुद्रवीर अब कुछ ही देर में वहां से जाने के लिए निकलने लगे। पुष्पा जी ने प्यार से दोनों को आशीर्वाद दिया था और वो बोली, इसलिए कहते हैं जोड़ियां ईश्वर खुद बनाता है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। वो दोनों मुस्कुरा कर निकले। निहारिका का मन भारी हो रहा था, वो उनको गाड़ी तक छोड़ने आई। अंबिका आगे बढ़ रही थी। रुद्रवीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस 2 मिनट रानी सा। उसने अब निहारिका की तरफ देखकर कहा, अभी हम बिजी थे पिछले दिनों, इसलिए बात भी ढंग से नहीं हो पाई, तुम ज्यादा मत सोचना कि हम ध्यान नहीं दे रहे। निहारिका ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देकर कहा, इट्स ओके रुद्र। रुद्रवीर अब उसे बाय कहकर अंबिका के साथ आगे बढ़ गया। उसने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंबिका बैठने लगी। तभी रुद्रवीर ने झुककर उसके पांव की ओर देखा और उसकी सैंडल को ठीक किया तो अंबिका ने झिझकते हुए कहा, आप मत किया करें, ये अच्छा नहीं लगता। रुद्रवीर ने ये सुनकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपके कदमों से बिछने को तैयार हैं हम, आप झुकने पर इतना परेशान हो रही है रानी सा। अंबिका ने मुंह बनाकर उसे देखा तो रुद्रवीर ने उसे बैठने का इशारा किया। वो अब कार में बैठ गई। रुद्रवीर भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया। वो गाड़ी आंखों से ओझल हो गई थी, पर निहारिका के मन में वो कुछ बातें ही चल रही थी जो उसने अभी सुना। वो अब अपने आप को नॉर्मल करती हुई घर आई। उसके आते ही उसकी मां पुष्पा जी ने कहा, अच्छा लगा अंबिका ने मिलकर। अपनी मां की ये बात सुनते ही निहारिका ने गुस्से से कहा, क्यों बुलाया आपने अंबिका को रुद्र के साथ? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।